हेलो बच्चों, आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम एक नया टॉपिक और एक नया चैप्टर लेकर आए हैं बच्चों, जिसका नाम है कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। तो आज हम एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं और नीट और एम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यह भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक या दो सवाल नीट या एम्स में इस चैप्टर से जरूर आएंगे। ठीक है, तो आइए हम चालू करते हैं कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। अब सबसे पहला जो प्रश्न आता है बच्चों इस चैप्टर में वो ये है कि एक कोशिका विभाजन करती ही क्यों है, एक कोशिका को विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो बहुत सारे उत्तर आएंगे आपके पास कि बिल्कुल सर, कोशिका विभाजन क्यों कर रही है? वृद्धि के लिए। शरीर में अगर ग्रोथ होनी है, शरीर की लंबाई बढ़नी है, भार बढ़ना है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी जीव हो, उसके वृद्धि और विकास में किसकी आवश्यकता पड़ती है? कोशिका के विभाजन की। जब एक बच्चा पैदा होता है, जब एक भ्रूण बनता है, जब एक युग्मनज बनता है, तो उसकी वृद्धि में, उसके विकास में क्या आवश्यकता पड़ती है? कोशिका विभाजन की आवश्यकता पड़ती है। जनन की बात करें, जनन के दौरान जब नर और मादा युग्मक बनते हैं, तो युग्मक बनाने के दौरान, जनन के दौरान विभाजन की आवश्यकता पड़ती है। मरम्मत में किसी कोशिका को या किसी उत्तक को चोट लगकर कोई कोशिका नष्ट हो गई है, तो मरम्मत में, रिपेयर में विभाजन की जरूरत पड़ती है। पुरानी कोशिकाएं जब नष्ट हो जाती हैं तो नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए विभाजन की आवश्यकता पड़ती है। पुनः जनन के लिए विभाजन की आवश्यकता पड़ती है। तो इन सब चीजों में, वृद्धि हो, विकास हो, मरम्मत हो, पुरानी कोशिकाओं से को नई कोशिकाओं से प्रतिस्थापित करना हो, जनन हो, इन सब में किसकी आवश्यकता पड़ती है? एक कोशिका को विभाजन करने की जरूरत पड़ती है। तो ये तो हमने बात की बच्चों की कोशिका को विभाजन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। वृद्धि में, विकास में, जनन में, मरम्मत में, नई कोशिकाओं को पुरानी कोशिकाओं को प्रतिस्थापित करने में, ये सब कोशिका विभाजन इन दौरान देखा जाएगा। अब जब हम कोशिका विभाजन की बात करेंगे ना बच्चों, तो सबसे पहली चीज तो ये सामने आती है कि यदि किसी भी कोशिका को विभाजन करना है तो क्या वो सीधे विभाजन करेगा या विभाजन से पहले उसकी तैयारी करेगा, है ना। तो कोई भी प्रक्रिया आप सीधे नीट या एम्स एग्जाम देंगे क्या बच्चों? नहीं, नीट या एम्स एग्जाम देने से पहले उसकी तैयारी करेंगे। तो कोशिका भी विभाजन सीधे नहीं करेगी ना, कोशिका भी विभाजन करने से पहले, विभाजन करने से पूर्व उस विभाजन की तैयारी करेगी। अब तैयारी करेगी इसका मतलब क्या है सर? एक कोशिका विभाजन के लिए तैयारी कर रही है, मतलब उस विभाजन के लिए आवश्यक जो पदार्थ चाहिए उसका निर्माण करेगी। जब एक कोशिका को विभाजन करना है तो विभाजन की तैयारी में क्या क्या चीजें शामिल होंगी बच्चों? सबसे पहले तो विभाजन के लिए जितने भी आवश्यक पदार्थ हैं उनका क्या करना पड़ेगा? निर्माण करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। फिर कोशिका में जो आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए है, गुणसूत्र हैं, जो आनुवांशिक पदार्थ है, उनकी कॉपी बनानी पड़ेगी। क्योंकि एक कोशिका जब विभाजन करके दो कोशिकाएं बनाएगी तो उस कोशिका के भीतर जो आनुवांशिक पदार्थ है, जो डीएनए है, जो गुणसूत्र है, वो भी तो अपनी कॉपी बनाएंगे ताकि दो कोशिकाओं में बराबर रूप से वितरित हो सके। तो यही तो सब किसमें शामिल होगा? तैयारी में। तो एक कोशिका विभाजन से पहले उसकी तैयारी करेगी और तैयारी करने के पश्चात विभाजन करेगी। तो कोशिका जब तैयारी करेगी विभाजन के लिए और उसके पश्चात जब विभाजन दर्शाएगी, तो इन समस्त प्रक्रियाओं को हम किस में सम्मिलित करते हैं? कोशिका चक्र में। तो सबसे पहले तो हम आज किसकी बात करेंगे बच्चों? सेल साइकिल या कोशिका चक्र की। तो सबसे पहली चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है कि हम आज कोशिका चक्र या सेल साइकिल की बात करेंगे। कोशिका चक्र या सेल साइकिल का मतलब है ये ऐसी समस्त प्रक्रियाएं हैं, इस चक्र में वो सभी समस्त प्रक्रियाएं शामिल होंगी जो एक कोशिका को विभाजन के लिए तैयार करेगी और तैयार करने के पश्चात उसका विभाजन करवाएगी। ठीक है, तो कोशिका चक्र क्या हो गया भाई? कोशिका चक्र या सेल साइकिल, इस चक्र में वह समस्त
प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, इस चक्र में वह समस्त प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं जो कोशिका विभाजन से पूर्व तैयारी यानी प्रेपरेशन है ना भाई। तो इस चक्र में वह समस्त प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं जो कोशिका विभाजन से पूर्व तैयारी में प्रयुक्त होती हैं, जो कोशिका विभाजन से पूर्व तैयारी यानी प्रेपरेशन में प्रयुक्त होती है तथा अंत में कोशिका को विभाजित करवाती है। ठीक है भाई, तो ये हमने किसकी बात कर ली? कोशिका चक्र की। कोशिका चक्र, सेल साइकिल का मतलब क्या है? तो सीधा सा मतलब है बच्चों, एक कोशिका विभाजन करेगी, विभाजन करने से पहले तैयारी करेगी। तो जो तैयारी अवस्था है, तैयारी में जो होने वाली प्रक्रियाएं हैं और तैयारी के पश्चात जो विभाजन में प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं, उन सबको हमने किसमें शामिल कर दिया है? कोशिका चक्र में। इसका मतलब कोशिका चक्र में एक तो हो गई तैयारी और दूसरा हमारे पास क्या हो गया? विभाजन। तो अब जब मैं कोशिका चक्र की बात करूंगा ना बच्चों, तो मैं कोशिका चक्र को दो भागों में विभेदित कर सकते हैं। कोशिका चक्र में मैंने हमारे पास एक अवस्था ले ली बच्चों, अंतरावस्था या जिसे कहते हैं इंटरफेस। और विभाजन या जिसे हम कहते हैं एम फेस। इंटरफेस का मतलब है भाई ये तैयारी या प्रेपरेशन वाली अवस्था है। और जब एक्चुअल कोशिका विभाजन करेगी, हां, तो कोशिका जब विभाजन करेगी तो उसे अपन क्या कहेंगे? विभाजन या एम अवस्था। तो कोशिका चक्र को अपन ने दो भागों में विभेदित कर दिया बच्चों। एक तो जब कोशिका विभाजन की तैयारी करेगा और एक जब कोशिका क्या करेगी? विभाजन। अब सीधी सी बात है बच्चों, जब आप लोग नीट और एम्स की तैयारी भी कर रहे हो एंट्रेंस की, तो तैयारी में ज्यादा समय लगता है या एग्जाम के दिन ज्यादा समय लगता है? तो तैयारी तो आप साल भर करते हो, तैयारी तो साल भर करते हैं ना, लेकिन एग्जाम तो एक ही दिन में हो जाता है, 3 घंटों में हो जाता है। ऐसा ही सिस्टम कुछ कोशिका चक्र में है कि एक कोशिका जो है वो विभाजन से पहले तैयारी में ज्यादा समय लगाती है। 90 से 95% समय तो उसे केवल तैयारी में लगता है, और 90 से 95% समय जब उसे तैयारी में लगता है तो 5 से 10% समय केवल विभाजन में लगेगा। तो तैयारी में 90 से 95% अवधि जो है, 90 से 95% अवधि तो उसे सिर्फ तैयारी में लगती है और 5 से 10% अवधि केवल विभाजन में। तो तैयारी का समय हमेशा क्या होना चाहिए? ज्यादा। तैयारी का समय हमेशा ज्यादा लगेगा, विभाजन तो बहुत कम लगेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे अपन बात करें, यहां पर अगर मैं उदाहरण की बात करूं बच्चों, एक ह्यूमन सेल, मानव कोशिका, तो मानव कोशिका का जो कोशिका चक्र अवधि है वो होती है 24 घंटे की। ठीक है, मतलब मानव कोशिका की कोशिका चक्र अवधि है 24 घंटे। मतलब यदि एक मानव कोशिका को विभाजन करना है तो मानव कोशिका 24 घंटे में एक बार विभाजन करती है।
अब अगर वो 24 घंटे में एक बार विभाजन करती है तो इसमें इंटरफेज में कितना समय लगता है भाई? इंटरफेज में 22 से 23 घंटे तो उसे इंटरफेज में लगते हैं, जबकि जो विभाजन वाली अवस्था है केवल 1 से 2 घंटे। मतलब जो मानव कोशिका की जो कोशिका चक्र अवधि 24 घंटे है, यानी मानव कोशिका जब विभाजन करती है तो 24 घंटों में उसका एक विभाजन पूरा होता है, उसमें 22 से 23 घंटे तो वो केवल विभाजन की तैयारी करती है। 22 से 23 घंटे का समय तो केवल उसे तैयारी के लिए चाहिए, विभाजन तो 1 से 2 घंटे में ही हो जाता है। तो ये एक उदाहरण है कि भाई तैयारी करने में ज्यादा समय लगेगा, विभाजन करने में कम समय लगेगा। फिर नेक्स्ट चीज आपको क्या याद रखनी है बच्चों? मानव कोशिका का तो उदाहरण मैंने आपको बता दिया। यीस्ट जो है बिल्कुल कवक होती है बच्चों। यीस्ट एक प्रकार की क्या है? कवक। तो यीस्ट में कोशिका चक्र अवधि होती है 90 मिनट की। कोशिका चक्र अवधि होती है 90 मिनट की। और जीवाणु कोशिका, ई कोलाई जीवाणु जो होता है ना, जीवाणु याद रखना है आपको, प्रत्येक 20 मिनट में विभाजन दर्शाता है। कोशिका चक्र में हम जब ई कोलाई जीवाणु की बात करते हैं तो ई कोलाई जीवाणु जो है वो 20 मिनट में विभाजन दर्शाता है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि जो जीवाणु होता है, जीवाणु यानी ये प्रोकैरियोटिक सेल है बच्चों। आपको याद होगा जब हमने कोशिका संरचना पढ़ी थी, ई कोलाई जीवाणु प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसे समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते, उनमें ऐसा कोशिका चक्र भी नहीं देखा जाता। या आगे हम पढ़ेंगे अभी कोशिका चक्र में जीवन अवस्था, एस अवस्था, G2 अवस्था, ऐसी कोई अवस्था ई कोलाई जीवाणु में नहीं पाई जाती भाई। ई कोलाई जीवाणु में इंटरफेज यानी अभी हम देखेंगे G1, S, G2 अवस्थाएं नहीं होती। ठीक है, तो ई कोलाई जीवाणु यानी प्रोकैरियोट्स में ये जो इंटरफेज हम पढ़ेंगे, अंतर अवस्था या इंटरफेज हम पढ़ेंगे, ये नहीं देखा जाता। ये G1, S, G2 वाली अवस्थाएं किसमें नहीं देखी जाती? प्रोकैरियोटिक सेल में। ये जो सारा लक्षण हम पढ़ेंगे, यीस्ट क्या है? कवक यानी यूकैरियोटिक सेल। मानव कोशिका क्या है? यूकैरियोटिक सेल। तो ये सारे लक्षण तो केवल यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल, जीवाणु कोशिकाओं में कोई ऐसी जटिल प्रक्रिया नहीं होती। उनमें हम आगे पढ़ेंगे केवल डीएनए, उनका जो आनुवांशिक पदार्थ है वो प्रतिकृतिकरण करता है और उसके तुरंत पश्चात क्या हो जाता है? विभाजन। तो ई कोलाई जीवाणु में क्या होता है भाई? इनके डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है और डीएनए प्रतिकृतिकरण के बाद सीधा असूत्री विभाजन हो जाता है। तो जीवाणु कोशिका जो है, जीवाणु कोशिका में सीधा डीएनए प्रतिकृतिकरण से शुरुआत होगी और उसके तुरंत बाद क्या हो जाएगा? असूत्री विभाजन। कोई अंतरावस्था या इंटरफेज जैसी अवस्था किसमें नहीं पाई जाती भाई? ई कोलाई जीवाणु में नहीं पाई जाती। प्रोकैरियोटिक सेल्स में इंटरफेज ये नहीं पाया जाएगा। ये केवल किसका विशेष लक्षण है भाई? यूकैरियोट्स का। ठीक है, तो अब हमने किसकी बात कर ली भाई? हमने कोशिका चक्र को दो भागों में बांटा था, इंटरफेज जिसमें तैयारी की अवस्था है और विभाजन। अब नेक्स्ट चीज क्या याद रखनी है भाई? सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? इंटरफेज की। इंटरफेज जिसे हम कहते हैं
तैयारी यानी प्रेपरेशन वाली अवस्था, तैयारी या प्रेपरेशन अवस्था इंटरफेज है और केवल किस में देखी जाएगी भाई? यूकैरियोट्स में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में ये इंटरफेज की बात नहीं होगी। अब इंटरफेज में अपन ने कहा कि भाई ये तैयारी अवस्था है। तैयारी का मतलब जब कोशिका विभाजन करेगी, वृद्धि के दौरान विभाजन करेगी, विकास के दौरान विभाजन करेगी, जनन के दौरान विभाजन करेगी, तो विभाजन से पहले वो तैयारी करेगी। और तैयारी अगर इंटरफेज में हो रही है, इसका मतलब ये कोशिका चक्र में उपापचय रूप से सबसे सक्रिय प्रक्रिया है। अगर तैयारी होगी तो बहुत सारी चीजें बनेंगी ना। कोशिकीय पदार्थ का निर्माण होगा, डीएनए का गुणन होगा, यानी डीएनए का प्रतिकृतिकरण, कॉपी बनाएगा, आरएनए प्रोटीन्स का संश्लेषण होगा। तो इतनी सारी चीजें तैयारी के लिए जरूरी हैं। इसलिए उपापचय रूप से सबसे सक्रिय अवस्था कौन सी होती है? इंटरफेज। तो इंटरफेज के बारे में पहला बिंदु तो आपको पता होना चाहिए, यह उपापचय रूप से सबसे सक्रिय अवस्था होती है। तो उपापचय रूप से सबसे सक्रिय अवस्था कौन सी है? इंटरफेज। उपापचय रूप से मतलब क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा तैयारी होगी, चीजों का निर्माण होगा, तो उपापचय रूप से सक्रिय अवस्था है। अब इस प्रक्रिया में होगा क्या? इस इंटरफेज अवस्था में क्या होगा? ठीक है, इस इंटरफेज में विभाजन के लिए जो आवश्यक कोशिकीय पदार्थ है उनका निर्माण होगा, जीव द्रव्य की यानी कोशिका द्रव्य की वृद्धि होगी, और डीएनए, हां, आनुवांशिक पदार्थ का गुणन होगा। तो इस अवस्था में क्या होगा भाई? इस अवस्था में कोशिकीय पदार्थों का संश्लेषण, जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य की वृद्धि, और डीएनए या गुणसूत्रों का गुणन यानी कॉपी, या जिसे हम क्या कह सकते हैं? प्रतिकृतिकरण, या क्या कह सकते हैं हम? प्रतिकृतिकरण। ये सब चीजें किस तरह होंगी भाई? ये चीजें सब हमारे पास इंटरफेज में होंगी। तो इंटरफेज को हम तैयारी या प्रेपरेशन अवस्था कह रहे हैं। या इंटरफेस को हम वो अवस्था कह रहे हैं जहां पर विभाजन के लिए तैयारी होगी। विभाजन के लिए क्या क्या तैयारी होंगी? कोशिकीय पदार्थों का संश्लेषण होगा, जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य की वृद्धि होगी, और डीएनए या गुणसूत्र का गुणन होगा। अब इसमें एक और चीज याद रखनी है बच्चों, एक इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है कि जो जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य की वृद्धि है ये तो सतत है। मतलब पूरे इंटरफेज में, पूरे अंतरावस्था में जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य की वृद्धि तो होती रहेगी। ये तो एक सतत या कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये तो एक सतत या कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य की वृद्धि तो पूरे चक्र में चलती ही रहेगी। लेकिन जो डीएनए या गुणसूत्र का गुणन है ये एक विशिष्ट अवस्था में होगा। हां, अभी अपन बात करेंगे भाई विशिष्ट अवस्था कौन सी, अभी अपन देखेंगे एस अवस्था में होगा, वो अभी हम बात करेंगे आगे। तो हमने किसकी बात की है बच्चों? सबसे पहले तो ये मालूम चल गया इंटरफेस सिर्फ यूकैरियोट्स का लक्षण है, प्रोकैरियोट्स में नहीं। प्रोकैरियोट के पास इतना कोई जटिल संरचना है नहीं कि वो तैयारी करे, इतनी सारी चीजों का बनाए, निर्माण करे और फिर विभाजन करे, नहीं। वो तो सीधा अपना डीएनए का गुणन करता है और उसके पश्चात सीधे विभाजन कर देता है 20 मिनट में। जीवाणु की बात कर ली।
यूकैरियोट्स में तैयारी के लिए 90 से 95% समय इस इंटरफेज में लगेगा। कोई भी यूकैरियोटिक कोशिका है, उसको यदि विभाजन करना है तो विभाजन से पहले तैयारी जो है उसे इंटरफेज कहेंगे। उस तैयारी में होगा क्या क्या? उस तैयारी में कोशिकीय पदार्थों का निर्माण होगा, जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य की वृद्धि होगी और डीएनए का गुणन होगा। जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य की वृद्धि तो पूरे कोशिका में चलती रहेगी, पूरे कोशिका चक्र के दौरान। यह सतत या कंटिन्यूस प्रक्रिया है। लेकिन जब डीएनए या गुणसूत्र का गुणन होगा तो वो एक विशिष्ट अवस्था में होगा जिसे हम एस अवस्था कहेंगे, जो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करें भाई? अब इंटरफेस को, तो अब हम जब इंटरफेस की बात करते हैं, एक सेकेंड, तो इंटरफेज में अब अपन किसकी बात करेंगे? 3 अवस्थाएं पढ़ेंगे भाई। G1, इसको गैप 1 या ग्रोथ 1 फेज भी कह सकते हैं। एस अवस्था, जिसे हम संश्लेषी या सिंथेटिक फेज भी कह सकते हैं। और G2, जिसको गैप 2 या ग्रोथ 2 अवस्था भी कह सकते हैं। तो जो अंतरा अवस्था है बच्चों, इंटरफेस, इंटरफेस को अपन कितने अवस्था में विभाजित कर रहे हैं? इंटरफेस को अपन ने 3 अवस्थाओं में विभाजित किया है। कौन कौन सा भाई? G1, S और G2। किसमें किया है भाई? G1 और G2। और कौन सी अवस्था है भाई? S अवस्था। तो G1, S और G2 अवस्था, ये हमने किसमें किया है भाई? ये हमने क्या किया है? इंटरफेस को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया है। तो इंटरफेस को हमने G1, S, G2। अब एक चीज याद रखिएगा, G1 फेज को, हां अभी मैं यहां पे लिख रहा हूं, G1 अवस्था को हम प्री एस फेज यानी पूर्व एस अवस्था भी कह सकते हैं, या पोस्ट एम फेज भी कह सकते हैं। ठीक है, अभी मैं चक्र से बताऊंगा क्यों ऐसा। ये G1 और G2 फेज को, G2 फेज को मैं पोस्ट एस फेज यानी पश्च एस अवस्था या प्री एम फेज, पूर्व एम अवस्था भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब ये क्यों है सर? ये क्या मतलब पूर्व एस पश्च एम? अभी इसको अपन एक चित्र या एक चार्ट से समझाते हैं बच्चों। पाई चार्ट आ जाओ। तो अब एक मिनट, ठीक है बच्चों, एक सेकेंड।
ठीक है बच्चों, आ जाओ। क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, ये तो हमने सबसे पहले ये कोशिका चक्र बना दिया है। ठीक है, ये हमने क्या बनाया है बच्चों, एक कोशिका चक्र। इसमें ये G1, S और G2 किसका उदाहरण है, इंटरफेस का। G1, S और G2 क्या है, इंटरफेस है। और ये हमारे पास M फेज है। ये हमारे पास क्या है बच्चों, M फेज है। अब ध्यान से समझेंगे, मैं क्या क्या चीजें समझाने वाला हूं। सबसे पहली चीज तो आसान याद रखना है आपको, जीवन अवस्था। जीवन अवस्था S से पहले हो रही है। जीवन अवस्था S से पहले हो रही है, इसलिए इसको मैंने पूर्व S अवस्था कह दिया। कह सकता हूं ना, मैं पूर्व S अवस्था क्यों कह सकता हूं, क्योंकि ये S अवस्था से पहले हो रहा है और S के बाद G2 हो रहा है, तो इसको मैं पश्च S अवस्था भी कह सकता हूं। फिर चक्र में G2 के तुरंत बाद M अवस्था हो रही है। G2 के तुरंत बाद M अवस्था हो रही है, तो इसको मैं पूर्व M अवस्था भी कह सकता हूं। और एक विभाजन के खत्म होने के बाद G1 हो रही है अगले विभाजन के लिए, तो ये पश्च M अवस्था है ना भाई। चक्र है, G2 के बाद विभाजन होगा, फिर विभाजन के बाद अगले विभाजन की तैयारी के लिए पहला G1 होगा, तो ये M के बाद अगले विभाजन के लिए हो रही है, तो इसे हम पश्च M अवस्था कहेंगे। तो ये तो आपको चीज समझ आ गई। अब इसको पूरे कोशिका चक्र को कैसे समझेंगे बच्चों। कोशिका चक्र को समझाने के लिए मैं आपको क्या उदाहरण दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। हम मान लेते हैं 3 कोशिकाएं लेते हैं बच्चों। मैं समझाने के लिए आपको इस पूरे कोशिका चक्र को समझाने के लिए 3 कोशिकाएं ले रहा हूं। इस पूरे कोशिका चक्र को समझाने के लिए मैंने 3 कोशिकाएं ले ली भाई, ए, बी और सी। ए, बी, सी ये 3 कोशिकाएं हैं और अब मैं आपको एक कोशिका चक्र को पूरा समझाने जा रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। मान लेते हैं ये ए, बी और सी कोशिकाएं हैं, मान लेते हैं ये जीवन अवस्था में उपस्थित है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे कहीं भी हो सकती हैं, लेकिन अभी मैं कह रहा हूं कि ए, बी, सी 3 कोशिकाएं जो हैं वो जीवन अवस्था में है। अब मेरा सवाल पहला यह है, ए कोशिका जो है, जो कोशिका ए है, इसे विभाजन नहीं करना। ठीक है, अभी मेरी त्वचा की कोशिका है बच्चों, अभी मेरी त्वचा की कोशिका विभाजन कर रही है क्या, अभी इनको विभाजन की जरूरत है क्या, नहीं, तो ये विभाजन नहीं कर रही। तो यदि हमारे शरीर की या किसी भी ऑर्गेनिज्म में यदि कोई कोशिका है जो विभाजन नहीं करती है, कोई भी कोशिका है जिसे विभाजन नहीं करना, तो वो विभाजन को रोक देगी, यानी वो विभाजन को क्या कर देगी, निलंबित कर देगी, यानी सस्पेंड कर देगी। और विभाजन सस्पेंड करके G1 से निकलकर, G1 से एग्जिट करके G0 अवस्था में आ जाएगी। यदि किसी कोशिका को विभाजन नहीं करना है, यदि कोई कोशिका विभाजन नहीं करना चाहती, उसको जरूरत ही नहीं है, उसको अभी वृद्धि की जरूरत नहीं है, विकास की जरूरत नहीं है, जनन में वो काम नहीं कर रही है, वो नष्ट नहीं हुई है, तो यदि एक कोशिका विभाजन नहीं कर रही, जैसी मेरी अभी त्वचा की कोशिका है, इसमें कोई विभाजन नहीं देखा जा रहा, तो यदि कोई कोशिका विभाजन नहीं कर रही है, तो यदि किसी कोशिका में विभाजन नहीं होता है, तो वो विभाजन को निलंबित करती है और G1 से एग्जिट करके G0 अवस्था में चली जाती है। इसका मतलब G0 अवस्था को अपन क्विसेंट सेंटर कहते हैं। क्विसेंट का मतलब है शांत केंद्र। इसका मतलब यहां पर एक ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो विभाजन नहीं कर रही हैं। विभाजन ना दर्शाने वाली कोशिकाएं किस अवस्था में पाई जाती हैं, G0। अभी मेरी त्वचा की कोशिका है, यकृत की कोशिका है, कोई भी एक कोशिका है, हृदय की कोशिका है, मस्तिष्क में न्यूरॉन्स हैं जो विभाजन नहीं कर रहे हैं। तो यदि कोई कोशिका विभाजन नहीं कर रही है, उसमें विभाजन नहीं देखा जा रहा है, तो वो किस अवस्था में पाई जाएगी, G0 अवस्था में।
G0 अवस्था में वही कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनमें विभाजन नहीं हो रहा है। तो कुछ कोशिकाएं जो होती हैं, जैसे अभी त्वचा की कोशिका है बच्चों, अभी मेरी त्वचा की कोशिका है, विभाजन नहीं कर रही, तो वो किस अवस्था में है? G0। अब अगर उस पर चोट लग गई, अगर मेरे त्वचा पे कोई चीरा आ गया बच्चों, मेरे त्वचा पे कोई चोट लग गई, तो वहां पर कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी। फिर क्या होगा? कुछ दिनों बाद वो चोट भर भी जाएगी, हील हो जाएगी, घाव भर जाएगा, मतलब नई त्वचा की कोशिकाएं विभाजन करेंगी। तो जब तक त्वचा की कोशिका विभाजन नहीं कर रही, तब तक तो वो किस अवस्था में है? G0। लेकिन चोट लगने पर उसको विभाजन करना पड़ेगा। जब कोशिकाएं नष्ट होंगी तो वापस नई कोशिकाएं बनानी पड़ेंगी। उस दौरान वो G0 से निकलकर वापस कोशिका चक्र में G1 में वापस आ जाएंगी। लेकिन जब तक कोशिका विभाजन नहीं कर रही है, जब तक उसमें विभाजन नहीं देखा जा रहा, तब तक वो G0 में रहेगी। हमारी हृदय की कोशिकाएं होती हैं बच्चों, हार्ट सेल्स, और हमारे हृदय के साथ साथ हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स, ये जीवन भर विभाजन नहीं करते। आपकी हृदय की कोशिकाएं और आप में मस्तिष्क में न्यूरॉन्स आपके पूरे जीवन काल में विभाजन नहीं करते। और यदि वो पूरे जीवन काल में विभाजन नहीं करते तो जीवन पर्यंत कहां पर रहेंगे? G0 में। हृदय की कोशिकाएं और मस्तिष्क के न्यूरॉन्स जीवन भर किस अवस्था में रहते हैं? G0 में। तो ये तो मैंने आपको बता दिया G0 की बात ए। अब हमारे पास B और C है। मैंने कहा ये कोशिकाओं को विभाजन करना है। विभाजन करना है तो जीवन अवस्था में होंगी। अब विभाजन की तैयारी करेंगी। यदि B और C को विभाजन करना है तो ये विभाजन की क्या करेंगी? तैयारी करेंगी। तैयारी का मतलब है भाई जीवन अवस्था में। तैयारी का मतलब क्या है? इस अवस्था में आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण होगा। अब तैयारी का मतलब है आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण। अब कैसा आरएनए प्रोटीन संश्लेषण सर? आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण होगा। ऐसे आरएनए और प्रोटीन्स बनेंगे जिनकी आवश्यकता आगे एस अवस्था में पड़ेगी। एस अवस्था में इंपॉर्टेंट है, देखो बच्चों आगे अपन पढ़ेंगे। एस अवस्था में डीएनए का गुणन होगा। एस अवस्था जो होती है ना, उसी में तो डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा, डीएनए प्रतिकृतिकरण करेगा, गुणसूत्र डबल होंगे। तो एस अवस्था में ही हमारे पास डीएनए का गुणन होगा, डीएनए प्रतिकृतिकरण करेगा। तो डीएनए प्रतिकृतिकरण करने के लिए जो प्रोटीन्स और एंजाइम्स की आवश्यकता होंगी, जो आरएनए प्रोटीन्स एंजाइम्स की आवश्यकता होंगी, वो सब कहां पे बनेगा? जीवन अवस्था में। तो जीवन अवस्था में वो आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होगा जिसकी आवश्यकता एस फेज में होगी। हो गया आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण, तैयारी हो गई जीवन। अब कोशिका क्या करेगी? G1 से कहां की तरफ आएगी? ये कोशिका अब G1 से S की तरफ आएगी। अब जब कोशिका G1 से S की तरफ आएगी ना, तो यहां पर फर्स्ट चेक पॉइंट आएगा। यहां पर एक पहला नियंत्रण यानी चेक पॉइंट, हाँ वो पुलिस का नाका आएगा। जैसे ही आप क्रॉस कर रहे हो बॉर्डर G1 से S, ऐसे पुलिस बोलेगी इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, कहां जा रहे हो भाई? तो कोशिका बोलेगी भाई सर हम तो एस अवस्था में जा रहे हैं। एस अवस्था में जा रहे हो, गाड़ी लेके जा रहे हो, लाइसेंस दिखाओ, लाइसेंस है या नहीं, है ना, हेलमेट पहना है कि नहीं। तो G1 से एस अवस्था में कोशिका बोलेगी, चेक पॉइंट बोलेगा भाई इधर आओ, कहां जा रहे हो? बोले सर हम एस अवस्था में जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हो एस अवस्था में? सर एस अवस्था में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमको हमारा डीएनए की कॉपी बनानी है। डीएनए की कॉपी क्यों बनानी है भाई? क्यों डीएनए की कॉपी बनानी है? सर विभाजन करना है आगे चलकर, तो विभाजन से पहले डीएनए की कॉपी बनेगी, तभी तो डीएनए बराबर दो कोशिकाओं में जाएगा। तो बोलेंगे ठीक है अपना डीएनए दिखाओ। तो जो पहला चेक पॉइंट है क्या चेक करेगा? वो इन बी सेल्स और सी सेल्स, ये जो बी और सी कोशिकाएं हैं, इनके डीएनए को चेक करेगा कि भाई जिस डीएनए की तुम कॉपी बनाने जा रहे हो, जिस डीएनए का प्रतिकृतिकरण करने जा रहे हो, वो सही तो है, उसमें कोई डैमेज तो नहीं है, कोई विकार तो नहीं है। क्योंकि खराब डीएनए, विकृत डीएनए को अगर आप प्रतिकृतिकरण करने जाओगे तो कैंसर की संभावना बढ़ जाएगी। तो पहला चेक पॉइंट पे ये पहला चेक पॉइंट किस पर है भाई? G1 से S अवस्था की ओर। ये चेक पॉइंट क्या चेक करेगा?
ये चेक पॉइंट चेक करेगा कि जो कोशिकाएं जीवन से एस की ओर जा रही हैं, इनके डीएनए में कोई डैमेज या विकार तो नहीं है। यदि इनके डीएनए में कोई डैमेज या विकार है तो वो सही करो, मरम्मत करो। मरम्मत हो जाए, आगे एस अवस्था में भेज दो। डीएनए सही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आगे एस अवस्था में भेज दो। लेकिन अगर डीएनए में इतनी खराबी है, इतना विकार है कि वो मरम्मत से भी ठीक नहीं हो सकता, तो फिर कोशिका तू अपने आप को नष्ट कर दे, जिसे हम अपोप्टोसिस कहते हैं। यदि एक कोशिका में डीएनए इतना डैमेज हो जाए, इतना डैमेज, इतना विकृतिकृत डीएनए हो जाए कि उसमें मरम्मत भी संभव नहीं है, तो वो आगे चलकर बाकी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाएगा, खराब कोशिकाएं बनाएगा। उससे बेहतर है कि वो कोशिका अपने आप को मार दे। सेल सुइसाइड भी कहते हैं, सेल डेथ भी कर देते हैं, इसे एपोप्टोसिस कहते हैं। यहां पर तो अगर खराब डीएनए है, डीएनए की मरम्मत संभव नहीं है, कोशिका किसी काम की नहीं रही, तो वो कोशिका सिस्टम को बचाने के लिए बाकी कोशिकाओं को खराब करने से पहले अपने आप को नष्ट कर देती है। हां, अगर सर वो नष्ट नहीं कर पाए, अगर वो प्रतिकृतिकरण फिर भी कर ले तो कैंसर होता है, तभी तो कैंसर होता है। लेकिन अगर सब सही चलेगा तो वो कोशिका नष्ट हो जाएगी। केवल सही कोशिका, सही डीएनए वाली कोशिका ही एस अवस्था में पहुंचेगी। अब एस अवस्था में संश्लेषी, एस का मतलब है संश्लेषी अवस्था, सिंथेसिस। एस अवस्था में क्या होगा? तीन इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। अभी तक हम बात कर रहे हैं ना, एस अवस्था में सबसे पहले तो डीएनए प्रतिकृतिकरण होगा भाई। एस अवस्था में डीएनए की कॉपी बनेगी। डीएनए की कॉपी बनेगी तभी तो दोनों बराबर कोशिकाओं में जा पाएगा। डीएनए के साथ कौन से प्रोटीन जुड़े होते हैं बच्चों? हिस्टोन। तो हिस्टोन प्रोटीन का गुणन भी कहां होगा? एस अवस्था में। अगर डीएनए प्रतिकृतिकरण करेगा तो डीएनए से जुड़े हुए हिस्टोन प्रोटीन भी गुणन कहां करेंगे? एस अवस्था में करेंगे। तो डीएनए प्रतिकृतिकरण के बाद हिस्टोन प्रोटीन का गुणन भी किस अवस्था में होगा? एस अवस्था में होगा। और तीसरा, कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में एस अवस्था में जो तारक केंद्र हैं उनका भी गुणन होगा। तो तीन चीजें होंगी बच्चों एस अवस्था में। एस अवस्था में डीएनए का प्रतिकृतिकरण होगा, जो डीएनए है केंद्रक में उसका प्रतिकृतिकरण होगा। हिस्टोन प्रोटीन से हिस्टोन प्रोटीन का क्या होगा? गुणन होगा। और जो तारक केंद्र हैं वो भी क्या करेंगी भाई? गुणन दर्शाएंगी। ठीक है, तो क्या हो गया भाई? तारक केंद्र भी क्या करेगा? गुणन दर्शाएगा। तो ये क्या हो गई हमारे पास? ये तीन अवस्थाएं या तीन चीजें कहां पर देखी जाएंगी? एस अवस्था में। और आपको मालूम चल गया ना, हिस्टोन प्रोटीन है, तारक केंद्र है, तो ये तो सिर्फ यूकैरियोट्स में ही होगा। ये यूकैरियोटिक लक्षण ही है। ये सारा प्रक्रिया यूकैरियोट्स के लिए ही है। फिर ये सब करने के बाद एस अवस्था से कोशिका कहां जाएगी? G2 अवस्था में। एस अवस्था से कोशिका कहां जाएगी? G2 अवस्था में जाएगी। अब G2 अवस्था में क्या होगा? G2 अवस्था में भी आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होगा। G2 अवस्था में भी आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होगा। अब सर जीवन में भी आरएनए प्रोटीन संश्लेषण हो रहा है, G2 में भी आरएनए प्रोटीन संश्लेषण हो रहा है, फर्क क्या है? फर्क है, जीवन अवस्था में वो आरएनए और प्रोटीन्स का संश्लेषण हो रहा था जिसकी आवश्यकता एस फेज में होगी। जीवन अवस्था में वो आरएनए और प्रोटीन्स बन रहे थे बच्चों जिसकी आवश्यकता एस फेज में होगी। तैयारी तो पहले होगी। और G2 अवस्था में वो आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण होंगे, बनेंगे, उन आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होगा जिसकी आवश्यकता एम फेज में होगी। G2 अवस्था में वो आरएनए और प्रोटीन बनेंगे जिसकी आवश्यकता एम फेज में होगी। ठीक है, और फिर क्या होगा? कोशिका G2 से कहां जाएगी? एम की तरफ। अब जब G2 से एम की तरफ जाएगी तो दूसरा चेक पॉइंट, पहला चेक पॉइंट तो कहां था भाई? G1 से एस की तरफ। दूसरा चेक बिंदु कहां पे मिलेगा? G2 से एम। यह चेक करेगा कि जब कोशिका G2 से M में जा रही है
तो कोशिका का जो डीएनए प्रतिकृतिकरण हुआ है वो सही हुआ है, चेक होगा। और कोशिका किसी तनाव में तो नहीं है, कोशिका में कोई चीज की कमी तो नहीं है, कोशिका में किसी चीज का अभाव तो नहीं है। क्योंकि अगर किसी चीज की कमी है, किसी चीज का अभाव है, तो थोड़ी देर रुक जाए, वो कमी को पूरी कर ले और फिर एम अवस्था में जाए। भाई विभाजन में जाने से पहले हर चीज तैयार है या नहीं, वो कहां पे देखी जाएगी? G2 अवस्था में। एम अवस्था के लिए आवश्यक हर चीज बन चुकी है, कोशिका में कोई कमी तो नहीं है, कोई तनाव तो नहीं है, थोड़ी देर उसको रोक दो G2 से, और फिर आगे जब सब तैयारी हो जाए तो उसे कहां भेज दो? एम अवस्था में। तो दो चेक बिंदु हैं बच्चों इस पूरे कोशिका चक्र इंटरफेज में। पहला चेक पॉइंट है G1 से S, सेकेंड चेक पॉइंट है G2 से M। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये इंटरफेज वाला सिस्टम आपको क्लियर हो गया होगा। G1 अवस्था, S अवस्था और G2 अवस्था। तो अब हम लिख लेते हैं बच्चों, पॉइंट्स आपको ध्यान रहेगा ताकि आ जाओ। तो हमारे पास क्या है भाई, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं इंटरफेज में, बात कर रहे हैं हम लोग। अब यहां पर तो यहां पर आपको ध्यान रखना है बच्चों, विभाजन ना दर्शाने वाली कोशिकाएं, विभाजन ना दर्शाने वाली कोशिकाएं सेल डिवीजन को सस्पेंड को हिंदी में कहते हैं निलंबित करती है। विभाजन ना दर्शाने वाली कोशिकाएं सेल डिवीजन को सस्पेंड या निलंबित करती हैं। G1 अवस्था एग्जिट कर G0 अवस्था में प्रवेश करती हैं। तो क्या हो गया भाई, विभाजन ना दर्शाने वाली कोशिकाएं, जो विभाजन नहीं करती, वो सेल डिवीजन को सस्पेंड करती हैं, डिवीजन को निलंबित करती हैं। जीवन अवस्था निकल से या जीवन अवस्था से निकलकर G0 अवस्था में प्रवेश करती हैं। तो हम G0 अवस्था को G0 अवस्था को हम क्विसेंट अवस्था या शांत अवस्था कहते हैं। ठीक है, अब G0 या क्विसेंट अवस्था में क्या है बच्चों, सबसे पहले तो विभाजन ना दर्शाने वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो या जिन कोशिकाओं में विभाजन नहीं देखा जाता बच्चों, जो विभाजन नहीं दर्शाती, वो कोशिकाएं G0 अवस्था में पाई जाएंगी। और इसमें एक नोट ये है, मानव में हृदय कोशिकाएं एवं मस्तिष्क के न्यूरॉन्स जीवन में कभी विभाजन नहीं करते। मानव में हृदय कोशिकाएं एवं मस्तिष्क के न्यूरॉन्स जीवन में कभी विभाजन नहीं करते। अतः
हमेशा G0 अवस्था में पाए जाते हैं। अतः वो पूरे जीवन काल में कहां पर पाए जाएंगे भाई? पूरे जीवन पर्यंत G0 अवस्था में ही पाए जाएंगे। तो ये हमने किसकी बात कर ली भाई? G0 अवस्था में। तो मानव में हृदय कोशिकाएं और मस्तिष्क के न्यूरॉन जीवन में कभी विभाजन नहीं करते और इसलिए हमेशा कहां पाए जाएंगे? G0 अवस्था में पाए जाते हैं। ये तो बात कर ली हमने G0 अवस्था की। फिर आपके पास G1 अवस्था है। तो G1 अवस्था में क्या आपको ध्यान रखना है भाई? G1 अवस्था में आरएनए एवं प्रोटीन संश्लेषण देखा जाता है। ठीक है, जीवन अवस्था में क्या देखा जाएगा भाई? आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण। लेकिन कौन से आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण देखे जाएंगे जिसकी आवश्यकता एस अवस्था में है? जिनकी आवश्यकता एस अवस्था में होती है। तो आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण कहां होगा भाई? आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण जीवन अवस्था में देखा जाता है और उनकी आवश्यकता एस अवस्था में होगी। ठीक है, अब फिर पहला चेक पॉइंट, पहला चेक पॉइंट किसके बीच में होगा बच्चों? G1 से एस अवस्था की ओर। पहला चेक पॉइंट G1 से एस अवस्था की ओर क्या चेक करेगा? कि जिस डीएनए का आगे प्रतिकृतिकरण करना है, जिस डीएनए के आगे गुणन करना है, वो सही है या नहीं। इस पॉइंट पर यह चेक किया जाता है कि डीएनए में कोई विकार है या नहीं। यदि विकार की मरम्मत नहीं हो पाती, ठीक है, क्या फिर यदि विकार की मरम्मत संभव नहीं होती, यदि विकार की मरम्मत संभव नहीं होती तो कोशिका एपोप्टोसिस प्रेरित किया जाता है। तो क्या किया जाता है बच्चों? कोशिका एपोप्टोसिस यानी कोशिका की सेल डेथ। इसे हम कहते हैं सेल सुइसाइड या प्रोग्राम्ड सेल डेथ, है ना। अगर इतना डीएनए डैमेज हो गया है, कोशिका इतनी खराब हो गई है, इतनी खराब हो चुकी है कि उसकी मरम्मत भी नहीं हो सकती, तो बेहतर है सिस्टम के लिए कि वो कोशिका अपने आप को नष्ट कर दे। और जब कोशिका खुद ही को अपने आप को मार देती है, नष्ट कर देती है, तो उसे कहते हैं एपोप्टोसिस कहते हैं। और ये कहां देखा जाएगा भाई? फर्स्ट चेक पॉइंट G1 से एस। फिर G1 के बाद कौन सी अवस्था आएगी बच्चों? नेक्स्ट एस अवस्था आएगी। एस फेज या संश्लेषी अवस्था। अब इसमें एक चीज और याद रखनी है बच्चों, एक और चीज याद रखनी है आपको कि यदि कोशिका एस अवस्था में पहुंच गई,
एक बार कोशिका एस अवस्था में प्रवेश कर गई तो अब वो विभाजन के लिए कमिट हो चुकी है, प्रतिबद्ध हो चुकी है। तो कोशिका एस अवस्था में पहुंच जाने के बाद विभाजन के लिए प्रतिबद्ध हो जाती है। तो क्या याद रखना है, कोशिका एस फेज में प्रवेश करने के पश्चात विभाजन के लिए प्रतिबद्ध हो जाती है, यानी कमिट। अब एस अवस्था में मैंने आपको बताया क्या चीजें याद रखनी है। एस अवस्था में क्या होगा, तीन चीजें देखी जाएंगी। एस अवस्था में क्या देखी जाएंगी, तीन चीजें। तो एस अवस्था में क्या क्या होगा भाई, केंद्रक डीएनए का प्रतिकृतिकरण, तो केंद्रक डीएनए का प्रतिकृतिकरण यानी न्यूक्लियर डीएनए का जो रेप्लिकेशन है, केंद्रक डीएनए का प्रतिकृतिकरण या रेप्लिकेशन है, वो कहां पर देखा जाएगा, एस अवस्था में देखा जाएगा, केंद्रक डीएनए का। फिर हिस्टोन प्रोटीन का द्विगुणन, हिस्टोन प्रोटीन का द्विगुणन भी कहां देखा जाएगा, एस अवस्था में। तो केंद्रक डीएनए का प्रतिकृतिकरण, हिस्टोन प्रोटीन का द्विगुणन कहां देखा जाएगा, एस अवस्था में। और तीसरा, जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में तारक केंद्र का द्विगुणन। तो जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य में तारक केंद्र का द्विगुणन। तारक केंद्र आपको याद होगा बच्चों, अपन ने कोशिका संरचना में पढ़ा है, जंतु कोशिकाओं में ही होता है। उच्च पादपों में आपको तारक केंद्र नहीं मिलता, इसलिए जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य में तारक केंद्र का गुणन। ये तीनों अवस्थाएं कहां पर देखी जाएंगी भाई, ये तीनों अवस्थाएं एस फेज में देखी जाएंगी। फिर फाइनली एस अवस्था के बाद क्या आता है, G2 अवस्था। क्या आती है हमारे पास, G2 अवस्था। अब G2 अवस्था में भी मैंने कहा था आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होगा, लेकिन G2 अवस्था में वो आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होगा जिसकी आवश्यकता एम फेज में होगी। तो G2 अवस्था में भी क्या होगा बच्चों, आरएनए एवं प्रोटीन संश्लेषण देखा जाता है। ठीक है, आरएनए एवं प्रोटीन संश्लेषण, लेकिन आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण किसका, जिसकी आवश्यकता एम फेज में होती है। जैसे एक उदाहरण है बच्चों ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, हम भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का नाम अपन ने सूक्ष्म नलिकाएं माइक्रोट्यूब्यूल्स में पढ़ा था। माइक्रोट्यूब्यूल्स में ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होता है। ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स आगे तर्कु तंतु बनाएंगे, ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स आगे एम अवस्था में तर्कु तंतु बनाएंगे। तो आवश्यकता इन ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स की कहां है, एम अवस्था में। एम अवस्था में ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स की आवश्यकता है, तो इनका निर्माण कहां होगा, इनका संश्लेषण कहां होगा भाई, G2 अवस्था में। तो एम अवस्था में जितने भी प्रोटीन्स हैं उनका निर्माण कहां पर देखा जाएगा, G2 अवस्था में देखा जाएगा। ठीक है, तो आरएनए एवं प्रोटीन संश्लेषण कहां देखा जाएगा, G2 अवस्था में देखा जाएगा। ठीक है, अब फिर सेकंड चेक पॉइंट भी मिलेगा यहां पर। G2 अवस्था में अब क्या मिलेगा, सेकंड चेक पॉइंट। सेकंड चेक पॉइंट किस में से किस, G2 से M अवस्था की ओर।
तो G2 से M अवस्था में सेकंड चेक पॉइंट आएगा। क्या चेक होगा कि जिस डीएनए का प्रतिकृतिकरण किया है सही किया है और सेल किसी या कोशिका किसी तनाव में तो नहीं है। तो इस पॉइंट पर चेक किया जाता है कि क्या किया जाता है कि डीएनए प्रतिकृतिकरण सही तरीके से हुआ है एवं कोशिका किसी प्रकार के तनाव में तो नहीं है। तो ये कौन सा चेक पॉइंट चेक करेगा भाई? G2 से M की तरफ। तो ये हमने किसकी बात कर ली बच्चों? ये हमने आज इंटरफेस की बात की है। ये इंटरफेस को अपन ने G1S G2 अवस्था में बांटा था ना। तो ये देखो G1S और G2, हमने G1 अवस्था, S अवस्था और G2 अवस्था को विस्तारित में देखा है। जो कोशिका विभाजन करती ही नहीं है, जिसमें विभाजन देखा ही नहीं जाता, वो तो किस अवस्था में होता है? G0। अब देखो ये जो सारा नियमन है बच्चों, जैसे ये पहला चेक पॉइंट है। पहला चेक पॉइंट क्या चेक कर रहा है कि भाई डीएनए में कोई खराबी या विकार तो नहीं है। सेकंड चेक पॉइंट G2 से M की तरफ चेक कर रहा है कि डीएनए प्रतिकृतिकरण सही हुआ है, कोशिका किसी तनाव में तो नहीं है। तो ये जो नियमन है, ये कोशिका चक्र के चेक पॉइंट्स हैं या नियमन जो है, ये आनुवांशिक नियमन है। इसका कंट्रोल आनुवांशिक रूप से होता है, जीन्स करती हैं। तो अब यहां पर क्या देखें भाई, ये कोशिका चक्र के नियमन की बात करें यदि अपन, ठीक है। तो पहली चीज तो आपको याद होनी चाहिए, कोशिका चक्र का नियमन जो है इट इज अंडर जेनेटिक कंट्रोल, मतलब आनुवांशिक नियमन होता है। अब ये तो ठीक चला, मालूम चल गया कि ठीक है सर, कोशिका चक्र का जब हम नियमन पढ़ेंगे तो कोशिका चक्र के नियमन में जेनेटिक आनुवांशिक नियमन होगा। लेकिन कैसे सर, कौन काम करता है? तो आपको ध्यान रखना है बच्चों कि कोशिका चक्र सेल साइकिल का जो नियंत्रण है उसमें दो प्रकार के प्रोटीन्स काम करते हैं। दो प्रकार के प्रोटीन्स कोशिका चक्र के नियमन में काम करते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के प्रोटीन्स भाई? साइक्लिन्स और CDK, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है। कोशिका चक्र के नियमन में साइक्लिन्स एवं CDK साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस प्रयुक्त होती हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? कोशिका चक्र के नियमन में। कोशिका चक्र के नियमन में जो प्रोटीन्स काम करते हैं उन्हें कहते हैं साइक्लिन्स, और साइक्लिन पे निर्भर एंजाइम्स भी काम करती हैं जिसे कहते हैं CDK। तो कोशिका चक्र के नियमन में ये जो सारा चेक पॉइंट है, ये जो सारा नियंत्रण है, उसमें कौन काम करता है भाई? साइक्लिन्स और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस कार्य करती है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या किया भाई? आज हमने इंट्रोडक्शन चालू तो करा, आज हमने कोशिका चक्र की बात की बच्चों। इस कोशिका चक्र में मतलब हमने समस्त उन प्रक्रियाओं की बात की जिसमें कोशिका विभाजन तो होगा, लेकिन विभाजन से पहले तैयारी होगी। तो आज हमने तैयारी वाली अवस्था देखी है। तैयारी वाली अवस्था यानी प्रेपरेशन वाली अवस्था, इंटरफेज, ऐसी अवस्था जिसमें जो हर कोशिका जो है वो 90 से 95% समय निकालती है।
90 से 95% समय हर कोशिका किस में निकलती है? इंटरफेज में निकालती है। तो उस इंटरफेज की हमने बात की, मतलब एक मानव कोशिका 24 घंटे में जब विभाजन करती है तो 22 से 23 घंटे तो वो केवल तैयारी में लगाती है। ये इंटरफेज आपको प्रोकैरियोटिक सेल में, ई कोलाई जीवाणु या प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलेगा, ये आपको केवल यूकैरियोट्स में मिलेगा। तो इस तैयारी में कोशिकीय पदार्थों का संश्लेषण होगा, जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य की वृद्धि होगी, डीएनए का गुणन होगा। तो अपन ने कौन कौन से फेज देखे इस इंटरफेज में? G1, S और G2। सब तैयारी हो रही है। G1 में वो आरएनए प्रोटीन्स बन रहे हैं जिसकी तैयारी S फेज, जिसकी आवश्यकता S फेज में है। G2 अवस्था में वो आरएनए और प्रोटीन्स बन रहे हैं, उस चीज की तैयारी हो रही है जिसकी आवश्यकता M फेज में है। S अवस्था इंपॉर्टेंट है क्योंकि डीएनए प्रतिकृतिकरण, हिस्टोन प्रोटीन का गुणन और तारक केंद्र का गुणन S अवस्था में है। और जिन भी कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता, जो भी कोशिकाएं विभाजन नहीं दर्शाती, वो सब किस में पड़ी रहती हैं? G0 में। तो जिसमें विभाजन नहीं देखा जाता वो कहां पर पाई जाएंगी? G0। और दो चेक पॉइंट हैं, पहला चेक पॉइंट G1 से S की तरफ है, दूसरा चेक पॉइंट G2 से M की तरफ है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने ये इंटरफेस की बात कर ली, G1 अवस्था, S अवस्था, G2 अवस्था की बात कर ली। फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ये तो हमने बात कर ली, नियमन भी देख लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम M अवस्था यानी विभाजन की बात करेंगे। M अवस्था यानी विभाजन की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।